नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून 2021। आज हम कल की खबरों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेज पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, इस पोर्टल पर नज़र बनाए रखिएगा। भारत सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसी के बारे में हम देखना है कि सेज पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य किस समूह के लोगों की सहायता करना। ध्यान दीजिए, जब भी कोई पोर्टल, वेबसाइट या एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सेज जो पोर्टल बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसका वो किस प्रकार के लोगों की सहायता करेगा। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, वीमेन यानी महिलाएं, एल्डर्स यानी कि बुजुर्ग, एडोलसेंट गर्ल यानी किशोरी मतलब जो है ये 12 से 18 के बीच में जो गर्ल्स होती हैं, ये उनको एडोलसेंट कहा जाता है या किशोरी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका है एल्डर्स। ये बुजुर्गों की सहायता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा। ध्यान दीजिए, द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ध्यान दीजिए, इसको हिंदी वर्जन भी है वहाँ पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत। तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है। वर्चुअली लॉन्च्ड द सेज का फुल फॉर्म देखिए, जो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल फॉर एल्डरली पर्सन टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब पूरी बातें हैं। मैं इसका सारांश, इसका जो जिस्ट ये है कि एक सेज पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में क्या किया जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी केयर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सर्विसेज बनाए जाते हैं। तो वो जो सेवाएं हैं और जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हाथ की छड़ी हो गई, चश्मा हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है बुजुर्गों के लिए। तो उसको बनाने के लिए कुछ स्टार्टअप चाहिए होगा। स्टार्टअप का मतलब नए उद्योग। तो जो स्टार्टअप को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन उपलब्ध कराएगा? ये सेज। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। सेज एक पोर्टल होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर कोई आप इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, इस तरह की सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं जो बुजुर्गों को फ़ायदा दे, तो आपको ये हेल्प करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको किस मंत्री ने इसे लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ध्यान दीजिए, जब भी कोई, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, दो वर्ग होते हैं समाजशास्त्र की अगर हम बात करें, दो वर्ग होते हैं। एक होता है जो अपनी खुद मतलब एक निर्भर वर्ग होता है यानी डिपेंडेंट, और एक होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। तो सेल्फ डिपेंडेंट कौन होता है? जो खुद से कमाता है। निर्भर कौन होता है? जो दूसरे की कमाई पर जो है जीवित रहता है। जैसे अगर बात करें, बच्चे निर्भर होते हैं। ठीक है। महिलाएं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अभी भी देश में अगर हम बात करें, महिलाएं यानी कि पत्नी, ये पति की कमाई पर निर्भर करती है। उसके बाद बूढ़े माँ बाप। तो ये जो है ये निर्भर वर्ग है। तो इनकी केयर के लिए, इनकी देखभाल के लिए जो है क्या होता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय काम करता है। समझ में आ गया? हाँ, इसके अलावा भी जो और विक्टिम्स और ज़्यादा और जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे SC ST माइनॉरिटीज़, उनके लिए भी ये कार्य करता है। तो ये शेष था, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 2023 से केंद्र सरकार ने 2023 से कितने प्रतिशत एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का निर्णय लिया है। तो ये क्या है, क्यों मिलाया जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत की ब्लेंडिंग। देखो, किसी भी चीज़ को मिलावट की जाती है तो उसे ब्लेंड कहा जाता है, यानी ब्लेंडिंग। आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे जो मिश्रण वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे दूध में कुछ मिलाया गया है तो इंग्लिश में ब्लेंडिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कितने प्रतिशत तक की ब्लेंडिंग अलाउ है पेट्रोल में? ठीक है, 10, 15, 20 या 25। तो अभी ये निर्णय लिया गया है कि 2023 से हम 20% तक का ब्लेंडिंग करेंगे। अभी ये मौजूदा कितना है? 10%। अभी जो पेट्रोल हम लोग भराते हैं गाड़ियों में, उस पर 10% एथेनॉल होता है। अब ये एथेनॉल क्या होता है, ये आगे देख लेते हैं। एथेनॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एथेनॉल का ये एक रसायन है, एक केमिकल है। ठीक है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप का है। इसका जो कार्बोक्सिलिक है, इसका जो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मतलब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। ऐसे समझिए ये एक कार्बनिक पदार्थ है एल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है OH, OH माइनस, तो एथिल का होता है C2H5OH। तो कुल मिला के एथिल एल्कोहल है जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है। तो एथेनॉल कहाँ से प्राप्त होता है आपसे पूछा जाए तो एथेनॉल आपको कहाँ से प्राप्त होता है, ये जो शुगर केन होता है यानी गन्ना, शुगर केन, उसका जो रस होता है उसके रस को किण्वन किया जाता है। किण्वन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में कि भैया एथेनॉल प्राप्त करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन। क्लियर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए करंट का मतलब ही यही है, इस तरह से पढ़िए कि उसको उसका बैकग्राउंड यानी कि आपका जीएस भी तैयार होता रहे। तो किण्वन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके एक कार्बनिक पदार्थों को कुछ अन्य पदार्थों में बदलते हैं। समझ में, जैसे हम एथिल एल्कोहल बना रहे हैं, गन्ने के रस से क्या बना रहे हैं, एथिल एल्कोहल। समझ में आ गया। अब एथिल एल्कोहल जो होता है उसमें एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी होती है। एथेनॉल में एनर्जी होती है। अभी जो पेट्रोल है आपको पता ही है कि पेट्रोल जो है हाईली पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस रिलीज करता है। हाईली पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस का मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषक पदार्थ रिलीज करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना ज़्यादा पेट्रोल जलेगा उतने ज़्यादा ये सब प्रदूषक गैस निकलेंगी। इसीलिए इनकी प्रदूषकता यानी इनकी पोल्यूटेंसी को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जा रहा है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल जो एक तरह का ग्रीन पदार्थ है, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हम मिलाएंगे पेट्रोल में, तो एथेनॉल जितना ज़्यादा पेट्रोल में मिलाएंगे उतना ही पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। समझ में आया। केवल पर्यावरण को फ़ायदा नहीं करेगा, इन्वायरमेंट को फ़ायदा करेगा ही। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा आप सोचिए क्या होगा, अगर हम एथेनॉल मिलाते हैं पेट्रोल में तो दूसरा फ़ायदा क्या, दूसरा फ़ायदा होगा कि हमारा जो आयात होता है तेल बहुत ज़्यादा, हम अब लगभग अपनी 80% ज़रूरत के तेल का हम आयात यानी कि इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट कराते हैं तो उसमें हमको डॉलर में पे करना होता है, और हमारे पास डॉलर होता नहीं, तो हमें डॉलर बाहर से खरीदना होता है। इससे रुपए की वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। समझ में आ रहा है। तो इससे आयात भी हमारा कम होगा, और हमारा जो घाटा है यानी वित्तीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट है, वो भी कम होगा। तो बहुत सारे फायदा होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम मिला सकते हैं एथेनॉल, तो पूरा का पूरा एथेनॉल मिला देते हैं किसमें, पेट्रोल में पूरा पूरा मिला देंगे भैया, तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी वहीं जाम हो जाएगी। तो हमें ये क्या करना है, उतना ही मिलाना है जिससे कि पेट्रोल की एफिशिएंसी, इसकी प्रभावशीलता भी कम ना हो। समझ में आ गया। तो अब प्रश्न उठता क्यों मिलाया जा रहा है। तो इसके लिए 2018 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई थी, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोफ्यूल पॉलिसी, इसे बोलते हैं बायोफ्यूल पॉलिसी। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जैव ईंधन योजना, जैव ईंधन नीति। क्या, जैव ईंधन नीति। तो जैव ईंधन नीति कब आई थी, 2018 में, जिसमें भारत सरकार ने संकल्प लिया था कि हम 2030 तक, ध्यान दीजिएगा वर्ड, 2030 तक हम पेट्रोल में 20% तक का क्या मिलाएंगे, 20% एथेनॉल मिलाएंगे। समझ में आया। तो हमने टारगेट 2030 तक रखा था, सरकार उसे मॉडिफाई करके 2025 तक लेकर आई थी, और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि हम उस लक्ष्य को 2023 में प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया। तो लक्ष्य कब तक था, 2023, अब हो गया है 2023। तो 20% तक एथेनॉल मिलाएंगे। दूसरी बात क्या है, डीजल का क्या करेंगे। तो डीजल में क्या मिलाया जाता है, बायोडीजल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, बायोडीजल। जो अगर हम बात करें तो कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, उनके रेजिड्यू यानी उनके अवशेष से ये बायोडीजल बनाई जाती है। तो बायोडीजल कितना मिलाएंगे, 5% 2030 तक। क्लियर है। इसको भी लेकर भी जो भी निर्णय लिया जाएगा हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर समराइज कर देते हैं चीज़ें कि 2023 तक क्या मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे। कितना मिलाना है, 20% मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि हमने बायोफ्यूल पॉलिसी जो हमारी आई थी 2018 में, उसमें हमने निर्णय लिया कि 2030 तक हम इसे करेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को एडवांस कर लिए हैं। समझ में आया। लक्ष्य को एडवांस करके हमने कितना कर लिया है, 2023। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब पूरा का पूरा ये आप हिंदी में भी है, इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है। समझ में आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सतत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, सतत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या इंडस्ट्री सेक्टर, मतलब परिवहन क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका सही संबंध किससे है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है। कैसे है देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अब प्रश्न उठता है धर्मेंद्र प्रधान कौन सी मिनिस्टर हैं, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। समझ में आ गया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभालते हैं।
कौन सा संभालते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ये, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ये ओडिशा से सांसद हैं। लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव, कई सारे इन्होंने जो है क्या किए हैं, पहल की है। टू इन्हेंस सतत स्कीम, मतलब सतत स्कीम ये कोई नई स्कीम नहीं, ये पहले की स्कीम है। इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे पहल की गई है सरकार के द्वारा। जैसे ये पहल है, ये पहल, ये सब मत पढ़िएगा, ये सब बस देख लीजिए कि कुछ 4-5 तो पहल, कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे हम सतत जो हमारा सतत योजना उसको बेहतर किया जा सके। समझ में आ गया? अब प्रश्न उठता है कि सतत है क्या? तो सतत बेटा इसके फुल फॉर्म में इसका लक्ष्य लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गाड़ी मोटर, जो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है कि अपनी पर्सनल एक गाड़ी होती है, तो हमारी पर्सनल कार होती है, पर्सनल स्कूटर या जो भी होता है, और एक होता है हम पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं। पब्लिक मतलब सरकारी नहीं, पब्लिक का मतलब होता है जिसमें हम सब मिलकर जा सके, सामूहिक जो आवागमन होता है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी महंगा है भारत में, ठीक है। स्पेशली ट्रेन तो सस्ता है, बाकी सब महंगे हैं। तो क्या किया जाए कि लोगों की पहुंच में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाती है, इसे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, यानी वहनीय परिवहन लागत, ठीक है। और यहाँ पर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, अब मान लीजिए हमें उसको सस्ता करना है, ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता करना है, सस्ता के साथ साथ जो है हमें एक और चीज़ ध्यान देनी है, तो उसके कॉस्ट को हमें कम करना है, कॉस्ट के साथ साथ हमें उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाना है। समझ में आ गया? इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, तो दोहरा लक्ष्य लिया है। सतत जो स्कीम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसमें क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाना है। तो इस तरह का स्कीम लॉन्च हुआ था, और उसी स्कीम को जो लॉन्च किया था उसी के मद्देनजर ये कुछ प्रयास किए गए हैं। समझ में आ गया? तो सतत योजना का संबंध किससे है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और ये किस मंत्रालय का आएगा? जाहिर सी बात है ये किस मंत्रालय का है? तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर का स्कीम है। ये स्कीम ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री का है, लेकिन इसको लागू बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ और पहल किए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में साइनोवैक नामक वैक्सीन के आपातकाल प्रयोग की इजाज़त दी। आपातकाल प्रयोग मतलब इमरजेंसी यूज, ठीक है। इसकी इमरजेंसी में इस वैक्सीन को कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किस देश की वैक्सीन है? तो ये चीन की वैक्सीन है। कहाँ? चीन ने इसे बनाया और इसे अब WHO ने भी इजाज़त दे दी है कि भैया इसको बनाया जा सकता है। प्रश्न उठता है और कौन सी वैक्सीन है? जो कि बहुत सारी वैक्सीनों की WHO ने इजाज़त दी है। उसमें सबसे पहले आता है आपका फाइज़र, जो कि USA बनाता है। कौन बनाता है? USA। दूसरा है मॉडर्ना भी कौन बनाता है? USA बनाता है। तीसरा है आपका जो है कोवैक्सीन, जो कि भारतीय है। इसे कौन बनाया? एग्जाम में पूछा जाए कोवैक्सीन कौन बनाया, तो भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक इसने बनाया है। और एक है जो है कोविशील्ड किसने बनाया है? ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया है। तो ये सब सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया है। तो ये कुछ जो है वैक्सीन है जिनका दुनिया में इस्तेमाल किया है और इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर है। क्लियर है? तो इसी दिशा में साइनोवैक नामक वैक्सीन को भी इजाज़त दे दी गई है। अब इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पुतनिक किसने बनाया? रूस ने बनाया है। किसने बनाया है? रूस ने। तो अब ये भी आ गया है, तो चीन का है ये वैक्सीन। क्लियर है? तो हमने आपको पूरा समझा दिया है। बाकी चीन के बारे में आपको पता ही है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। इसके राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग है। और इसकी करेंसी है रेनमिनबी। कल के वाले लेक्चर में PDF में देख लीजिएगा। समझ में आ गया? हाँ, और हाँ, आज मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको इस पूरे वीडियो का जो है क्या मिल जाए, लिंक मिल जाए, जिससे आप PDF डाउनलोड कर सके। ठीक है? तो अब से आपको PDF यहीं मिल जाया करेगा। ठीक है? हाँ, थैंक यू बोलो। बेशरम लोगों नहीं बोलोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। फूड पार्क क्या होता है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक मेगा फूड पार्क जिसका नाम क्या है? इंडस बेस्ट, ये इसका उद्घाटन किया। ये किस राज्य में है? ये तो बेटा छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। अब प्रश्न उठता है कि फूड पार्क होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। फूड का मतलब तो समझते हो खाना, हाँ दिन भर खाते ही रहते हो, लॉकडाउन में खा ही रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है।
फूड पार्क होते हैं, एक होता है मेगा फूड पार्क। पहले फूड पार्क समझते हैं। फूड पार्क का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। क्या किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई गांव है, कोई विलेज है, इसमें आलू बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, पोटैटो। अब पोटैटो क्या किया जा सकता है, पोटैटो के मल्टीपल यूज़ हैं। पोटैटो जो है सब्जी में यूज़ हो सकता है, और सब्जी के अलावा अगर और ज़्यादा उत्पादन हो गया तो क्या किया जा सकता है, उसका चिप्स बनाया जा सकता है या अन्य कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो इसको जो पोटैटो है वो कहाँ लेकर आओ, एक फूड प्रोसेसिंग करके टर्म होता है, खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण करके हम इसे चिप्स बना सकते हैं, यानी इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड। जब भी किसी भी कच्चे माल में, कच्चे खाद्य पदार्थ पर रॉ एडिबल आइटम्स जो होते हैं उनमें वैल्यू ऐड कर दी जाती है तो उसे फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड प्रोसेसिंग। और फूड प्रोसेसिंग के लिए आपको फैक्ट्रीज चाहिए होते हैं। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई जाती है उसे बोलते हैं मेगा मेगा फूड पार्क। अब समझ में आ गया। मेगा फूड पार्क में क्या किया जाता है, जो कच्चे खाने पीने के सामान होते हैं, अनाज होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, कुछ बेहतर प्रोडक्ट बना दिया जाए जिसमें वैल्यू जनरेट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आम को खरीद कर क्या बनाएंगे, आम का रस बना देंगे, गन्ना को लेकर गन्ने का रस बना देंगे, समझ में आम का अचार भी बन सकता है। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की बात होती है तो उसे क्या कहाँ किया जाता है, मेगा फूड पार्क। अब समझ में आया। तो ऐसा ही एक मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में खुला, उद्घाटन किया गया है इंडस बेस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये किसने किया है, इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। क्यों किया है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या हैं, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। समझ में आया। ध्यान दीजिए, कृषि मंत्री के साथ साथ एक और मिनिस्ट्री इनको दी गई है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। समझ में आया। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी है। तो कृषि मंत्री भी है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी है। तो इनके लिए बेहतर है, इनको पता है कि कृषि की स्थिति क्या है देश की, तो इनको ये भी बेहतर तरीके से ये मैनेज कर सकती है, इसलिए ये मंत्रालय भी इनको दिया गया है। और ये कहाँ खुला है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, 2000 में हुआ था, 1 नवंबर 2000 में हुआ था। इसका गवर्नर कौन है, अनुसुईया यूकी, और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी। क्लियर है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आज का, ये हाल ही में किस भारतीय को बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी भी भारतीय के इंटरनेशनल लेवल पर अपॉइंटमेंट होती है तो एग्जाम में आ जाता है। तो बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है, आर एस सोढ़ी। किसे, आर एस सोढ़ी जी को। बाकी 3 नाम ऐसे फर्जी हैं, पता नहीं ये जीवित भी है कि नहीं। तो आर एस सोढ़ी जी को क्या बनाया गया है, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी। अब प्रश्न ये है कौन, आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल, अब मिल्क ऑफ इंडिया, ठीक है। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है, नहीं पता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है। ये कहाँ पर, गुजरात में। तो गुजरात में जो है डेयरी जो उद्योग है वो बेहतरीन तरीके से सेटअप किया गया है। अगर हम बात करें तो भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए एक क्रांति चलाई गई थी जिसे क्या बोला गया था, ऑपरेशन फ्लड। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो डेयरी उद्योग से है। किससे है, दूध उत्पादन से है, मिल्क उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। और कब इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1960। और ऑपरेशन फ्लड के फादर कौन है, जनक कौन है, उनका नाम है वर्गीस कुरियन। क्या नाम है, 1 मिनट लिख देते हैं, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन एक इंजीनियर थे और इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड किया गया, क्योंकि हमारे देश में खाद्य संकट के साथ साथ प्रोटीन संकट भी था। तो दूध एक प्रोटीन का सोर्स है, अंडा भी है, लेकिन भारत में वेजिटेरियन ज़्यादा है, इसलिए दूध पर फोकस किया गया। तो दूध के उत्पादन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया और इसीलिए ऑपरेशन फ्लड बोला गया है। तो और उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, आनंद गुजरात में हुई थी, और इसीलिए वहाँ पर अमूल भी सेटअप हुआ। तो उसी के ये चेयरमैन रह चुके हैं आर एस सोढ़ी। अब इन्हें बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को, लेफ्टिनेंट जनरल, आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि न्यूज़ अच्छे हैं, कि प्रदीप चंद्र नायर को किस पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया, उसको चीफ नियुक्त किया गया है। असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सब के सब जो है भारत की बॉर्डर सिक्योरिंग फोर्सेस हैं। बॉर्डर सिक्योरिंग फोर्स क्या होता है अभी हम बताते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है अभी ये भी बताते हैं। असम राइफल, इसका सही आंसर क्या है, असम राइफल के ये चीफ नियुक्त किए गए हैं प्रदीप चंद्र नायर जी। क्लियर है।
एक मिनट ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए पैरा मिलिट्री फोर्स क्या होता है। मिलिट्री का मतलब आर्मी, समझ में आया। मिलिट्री फोर्स अगर हम बात करें, जो मिलिट्री फोर्स में आपको पता है 3 अंग होते हैं। एक होता है आर्मी यानी थल सैनिक, और एक होता है नौसैनिक यानी नेवी, और एक होता है आपका क्या कहते हैं एयरफोर्स। ठीक है, 3 विंग होते हैं, ये सब मिला के मिलिट्री फोर्सेस होती हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स को हम बोलते हैं अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल का मतलब क्या होता है बताते हैं। मिलिट्री फोर्स का उद्देश्य क्या, मान लीजिए कोई देश है, तो देश के जो है बाहर से जो भी चुनौतियां हैं, विदेशियों से, विदेशी ताकतों से लड़ने का काम कौन करेगी, कौन करेगी, मिलिट्री फोर्सेस करेगी। और देश के अंदर अगर कोई चुनौती आती है तो उस पर, सॉरी, देश के अंदर कोई चुनौती है तो उससे कौन चुनेगी, उसका रक्षा कौन करेगी, सिक्योरिटी कौन करेगी, पुलिस करेगी। तो पुलिस का काम है आंतरिक सुरक्षा देना और मिलिट्री का काम है बाह्य सुरक्षा देना। अब यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स क्या हो जाते हैं, ये बीच में आ जाते हैं, इनका दोहरा काम होता है। ज़रूरत पड़ने पर ये जो है युद्ध में भी भाग ले सकते हैं, और ज़्यादातर समय ये देश की आंतरिक सुरक्षा भी करते हैं। तो फिर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में अंतर क्या हुआ, पुलिस केवल और केवल राज्य में पोस्टेड होते हैं, समझ में आया, जिस राज्य की पुलिस है उसी राज्य में पोस्टेड हो, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो देश के किसी भी कोने में उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये अंतर होता है, इनका नेचर काफ़ी डायनेमिक होता है, समझ में आ गया। जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, तो हर एक पैरामिलिट्री फोर्स का अपना एक मैंडेट होता है। मैंडेट मतलब उनका एक लक्ष्य होता है कि उसी तरह से काम करते हैं। जैसे ये कुछ होते हैं जो बॉर्डर सिक्योरिंग फोर्सेस है। बॉर्डर सिक्योरिंग फोर्स मतलब भारत के बॉर्डर की रक्षा करना, गश्त करना, पेट्रोल करना। तो वो क्या होता है देख लेते हैं। जैसे भारत की बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा इसको नेवी देखती है। कौन देखती है, नेवी। क्यों, क्योंकि नौसैनिक के अंतर्गत है। लेकिन जो हमारा ये क्या कहते हैं कि इधर से लेकर ये पूरा है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो है ये हमारा जो है स्थलीय बॉर्डर है। तो यहाँ पर स्थलीय बॉर्डर ज़्यादा प्रॉन्ड होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसकी पेट्रोलिंग की जाती है। तो पेट्रोलिंग के लिए ध्यान दीजिए, कई बॉर्डर है हमारे पास। एक बॉर्डर है पाकिस्तान, तो बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता है। सीमा की चौकसी के लिए यहाँ पर बीएसएफ अपॉइंट किया गया है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर भी बीएसएफ अपॉइंट किया गया है। तो बीएसएफ 2 सीमाओं की सुरक्षा करता है, कौन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब जो चीन वाला बॉर्डर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बॉर्डर है यहाँ पर आईटीबीपी करती है। कौन करती है, आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब हो गया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो भारत चीन की सीमा है यहाँ पर ये गश्त लगाती है। अब एक और बॉर्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, नेपाल वाला बॉर्डर, समझ में आ गया। तो नेपाल बॉर्डर पर कौन फोर्स रहती है, तो वहाँ पर एसएसबी होती है। कौन होती है, एसएसबी होती है। क्लियर है, ये सब पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाए एसएसबी कौन से बॉर्डर पर तैनात होती है, तो नेपाल बॉर्डर पर। बीएसएफ कहाँ पर होती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर। आईटीबीपी कहाँ, चीन बॉर्डर पर। तो यहाँ पर म्यांमार वाला भी आ गया, देख रहे हो। तो म्यांमार का जो बॉर्डर है इसको कौन गार्ड करती है, तो म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करती है बच्चा असम राइफल्स। समझ में आ गया, ये असम राइफल्स, समझ में आ गया। तो ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। असम राइफल्स का जो स्लोगन है क्या, वेलर ग्लोरी सेक्रीफाइस। वेलर मतलब वीरता, ग्लोरी मतलब ग्लोरी को क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा, सेक्रीफाइस मतलब त्याग। अब जो भी है देख लीजिएगा, वेलर, ग्लोरी और सेक्रीफाइस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कर लें कि भारत की सबसे पुरानी ये गार्डिंग पुलिस है, ये कौन, असम राइफल। असम राइफल का गठन कब हुआ था, ये असम राइफल का हुआ था गठन 1835 में, अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था। क्लियर है, क्योंकि उस समय इंडो बर्मा युद्ध चल रहा था, समझ में आया। अंग्रेज़ों का बर्मा के साथ युद्ध चल रहा था, म्यांमार बॉर्डर पर इनको तैनात किया गया था असम राइफल्स को। इतिहास से रिलेट करके देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। शायद आज, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ग्रीन अवार्ड दिया गया, और ये लगातार चौथी बार इसे अवार्ड दिया गया, ग्रीन अवार्ड। ग्रीन अवार्ड मतलब पर्यावरण को लेकर जो बेहतर कार्य कर रहे होते हैं उन एयरपोर्ट की ये अवार्ड दिया जाता है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट को इसे अवार्ड दिया गया है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में यहाँ बेंगलुरु भी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बोले बेंगलुरु एयरपोर्ट क्यों, बेंगलुरु एयरपोर्ट को भी कुछ अवार्ड दिया है, और वो भी 4 साल से लगातार एक खास सेक्शन में अवार्ड जीत रहे। कोई बता सकता है, नहीं बताएगा, पढ़े नहीं हो। फिलहाल आपको बता दें, बेंगलुरु एयरपोर्ट को लगातार 4 साल से एक अवार्ड दिया जा रहा है, वो है कस्टमर सर्विस के लिए। बेस्ट कस्टमर सर्विस का जो अवार्ड दिया जा रहा है वो बेंगलोर एयरपोर्ट के दिया जा रहा है।
और 4 साल से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीन अवार्ड दिया जा रहा है। समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये किस राज्य में है? ये तेलंगाना में है। समझ में आया। दूसरी बात, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट। समझ में आ गया। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, राजीव गांधी एयरपोर्ट का नाम क्या, किस एयरपोर्ट का नाम है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट। बेंगलोर वाले का नाम क्या है? यहाँ चारों देख लेते हैं। बेंगलोर का नाम है क्या है? केम्पागौड़ा। क्या नाम है? केम्पागौड़ा। लखनऊ का क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। 25 मिनट का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी था। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाइए यार, आप लोग देख नहीं रहे हो वीडियो। ठीक है। थैंक यू।